जी नाज़रीन, मैं हूँ चौधरी अनसर। प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ जो एवरी फ्राइडे शाम 6 से 7 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो कुछ सम रीज़न की वजह से मैं पिछले कुछ प्रोग्राम नहीं कर सका, जिनकी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके सामने कंटिन्यू करूँगा। और आपके जो भी सवालात होते हैं, जो भी इंक्वायरी होती हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो मैं उनका जो है वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हम आपको वो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने प्रोग्राम के तहत। लास्ट जब प्रोग्राम मेरा था उसमें, उससे पहले मैंने डिफरेंट जो वो इमिग्रेशन के जो टॉपिक हैं उसके हवाले से मैंने नाज़रीन को बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, टाइम फ्रेम क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन करें उससे बेहतर है कि आप एप्लीकेशन होम ऑफिस भेजने से पहले आपके जो भी करीबी जो आपके लोग हैं, जो मतलब जो करीबी कोई आपके सोलिसिटर फर्म है, सोलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो भी है, उनसे आप पहले जो है वो कंसल्ट करें। उसके बाद वो आप एप्लीकेशन सबमिट करें। आजकल होम ऑफिस इस हवाले से बहुत एक आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन जो है वो सम टाइम वो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, सम टाइम वो नहीं मांगते। और जब आप नहीं मांगते, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं, आजकल जो है वो मोस्टली जो इमिग्रेशन कैटेगरीज़ हैं उसके में राइट ऑफ अपील भी नहीं आपको देते, तो वो फिर आपके चांस बड़े स्लिम होते हैं। फिर आप एक दफ़ा आपकी जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर आप दोबारा होम ऑफिस की फ़ीस आपको देनी पड़ती है, जो कि आजकल खासी है। अगर लेट्स से 3-4 लोगों की एप्लीकेशन है तो आपको तकरीबन 6-7-8 हज़ार पाउंड के करीब जो है वो पे करना पड़ता है, विच इज़ वेरी हैवी अमाउंट। तो इसलिए मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के लिए जो मुझे सुनते हैं उनको मैं अपनी स्ट्रांगली मैं एडवाइस करता हूँ कि आप कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले आप अपने जो भी नज़दीक या जो भी जिधर भी आपकी एक्सेस है, आप करीबी लॉयर से उनसे रब्ता करके मिल के टाइम लेके आप उनसे डिस्कस करके तो वो एप्लीकेशन करें, ताकि आपको इसमें बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बार बार आप फ़ीस भरने की बजाय एक ही दफ़ा भी फ़ीस भर लें। सही प्रॉपर प्रोफेशनल जो लॉयर है उनके पास जाके वो एप्लीकेशन करें। तो आजकल जो हमें मोस्टली नाज़रीन जो इंक्वायरीज़ आती हैं, ऑफिस में भी आती हैं, फ़ोन कॉल लोग करते हैं, तो ये जो आजकल ब्रेक्सिट का जो टॉपिक है उसके हवाले से कि ये कब होगा। अभी जो आप लोग भी टीवी पे देखते होंगे जो डिबेट चल रही है कि 14 को उनका वो फिर एक पार्लियामेंट सेशन जो इसके रिलेटेड है ब्रेक्सिट इसके हवाले से, तो देखिए उसमें क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। 29 को ही ब्रेक्सिट हो जाता है या इन सम सर्कमस्टांसेस ये एक्सटेंड होता है। और ये 50-50 चांस हैं कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए या 29 को ही ब्रेक्सिट हो जाए। अगर 29 को ब्रेक्सिट हो जाता है तो मैं नाजरीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जितने लोग जो सेटल हैं यहाँ पे, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट्स है, जो यूरोपियन यहाँ पे आए हुए हैं, वो डायरेक्टली उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होगा उनको। वो इसी तरह जो उनके राइट हैं वो अपने राइट को क्लेम करेंगे, उनको वो इंजॉय करेंगे। और उनके जो डिपेंडेंट है जो उससे पहले सारा कुछ जो कर चुके हैं, उनकी जी एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो वो भी उनके साथ उसी तरह ही वही अपने जो है वो फैसिलिटी को अवेल करेंगे। जी कॉलर हैं, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी जी ये बात करनी थी मेरे को लॉयर से जो जी है ना। जी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मेरे को 2 क्वेश्चन है। मेरा केस है असैलम का और अभी तक उसका कोई डिसीजन आया नहीं है जी और मेरा बेटा जो है वो 5 साल का हो गया। मेरे को उसका स्टेटलेस का एप्लीकेशन करना था, जी जी तो क्या मैं उनको यहीं से इसी में ऐड करवा सकता हूँ इस असैलम वाले केस के अंदर? नहीं, उसमें होम या ऑफिस मेरे को को सेपरेट एप्लीकेशन नहीं, करना पड़ेगा उसका? वो आपको होम ऑफिस को ही आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने असाइलम के वाले से, लेकिन उसके लिए आपको अलग सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी स्टेटल अच्छा, पर्सन की। और अगर हम इसको विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल करने के बाद अगर इसको करें तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगी सारी एप्लीकेशन? नहीं, आपको इसको जो आपके करंट सिचुएशन है उसको आप विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में चले गए आपके मुल्क में, लिहाजा वो आपको कहेंगे कि आप वापस जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो तो ये अगर मैं इसी में अगर ऐड करवाना चाहूँ अपने बेटे का, जैसे कि वो तो पी4 भी ऑटोमेटिकली जब 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 आप बेटे की एप्लीकेशन करेंगे उसके साथ तो आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल सारी जाएगी।
आपको अपनी वो सारी डिटेल आपकी ज़ाहिर ऑब्वियसली साथ आप भेजेंगे उनको। अच्छा, एक चीज और पता करनी थी, अगर हमारी कंट्री से हमको पेपर नहीं मिलता, जैसे वो आज उनकी रिक्वायरमेंट है पेपर लेने के लिए कि भी वो है या स्टेटलेस या नहीं है, तो इन केस अगर वो नहीं देते हैं हमको एम्बेसी वाले, तो हम कैसे केस अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो क्यों नहीं देंगे? जब आप जाते हैं आप वो हाई कमीशन के पास, तो वो इंडियन हाई कमीशन आपको लेटर देगा इसके लिए, वो क्यों नहीं देगा आपको लेटर? नहीं, वो बोलते हैं अगर आपने असैलम किया है तो ज्यादा करके नहीं देते हैं वो। नहीं, असाइलम अगर आपने किया है तो ज़ाहिर है ये बच्चा इस अगर इंडिया आपकी स्टिल आप नेशनल तो इंडियन नेशनल है ना, यूके नेशनल तो हाँ, नहीं है। इंडियन नेशनल। हाँ, तो जब आप इंडियन नहीं, नेशनल हैं तो वो जो बच्चा आपका जब पैदा होगा तो आप उनको कहेंगे कि हम यूरोपियन यूके नेशनल तो नहीं है, तो हम इंडियन नेशनल, लिहाजा हमने आपके हाई कमीशन से उसका उससे रब्ता करना है। जी, हेलो। हेलो जी जी भाई, वेट कर रहा हूँ, आप कह रहे थे बात करवाते हैं। जी, बात मैं बोल रहा हूँ जी, बात करें। हेलो। जी जी जी, आप बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ जी। अच्छा, ऐसा है कि क्वेश्चन है मेरा कि मैं हॉलैंड से इधर शिफ्ट हुआ था। एक साल का मैंने मल्टीपल वीज़ा लिया था। जी हाँ, तो उसके बाद 2003 में मैंने फैमिली इधर शिफ्ट कर ली। अच्छा, आपने मल्टीपल वीज़ा क्या अच्छा विजिट वीज़ा लिया था एक साल मैं का? बेसिकली मेरी बेस हॉलैंड थी, मैं पाकिस्तान से हॉलैंड गया था। अच्छा उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ब्रिटिश एम्बेसी से एक साल का वीज़ा लेके मैं यहाँ पे आता रहा हूँ यूके में। अच्छा तो 2003 में मैंने फैमिली को इधर शिफ्ट किया। तो अच्छा उस वक्त मुझे 5 साल का इन्होंने मल्टीपल वीजा दे दिया। अच्छा तो फिर 5 साल का मुझे मिल गया। तो अब मैंने जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो मिसेस ट्रीटी टाइप यूज नहीं कर रही थी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सिर्फ यही ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया कि आपकी मिसेस ट्रीटी टाइप यूज नहीं करती। तो फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, अपील के लिए भेजा उनको। तो जब अपील के लिए भेजा तो उसके बाद मेरे सोलिसिटर ने कहा कि आप विड्रॉ कर लो, तो नई एप्लीकेशन भेजते हैं। तो खैर मैंने वो अपील विड्रॉ कर ली। उसके बाद मुझे 1-2 लेटर आए, तो लेकिन अब फाइनली जो लेटर आया है वो कह रहे हैं नो फर्दर एक्शन। यानी कि उन्होंने मुझे कहा है कि अब आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने यूके से बाहर कहीं जाना है तो आपको वो रेजिडेंट कार्ड जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। नहीं, अच्छा, पहली तो बात तो ये है कि आपके अभी जो वाइफ है, अभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि नहीं? हाँ जी, अब तो काम कर रही हैं। कब से काम कर रही हैं? ये तकरीबन हो गया तकरीबन साल 1.5 साल। नहीं, तो जब नई एप्लीकेशन आपने दी है तो वो काम कर रही थी? जब नई एप्लीकेशन मैंने तो दी नहीं ना अभी दोबारा, अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि उनको होम ऑफिस का लेटर आया था मुझे, इमिग्रेशन ऑफिसर का। वो कह रहे हैं कि नो फर्दर एक्शन, तो यू हैव राइट टू स्टे हियर एंड देन यू हैव राइट टू बेनिफिट्स एवरीथिंग, राइट टू वर्क एज वेल। तो सिर्फ इफ यू वांट गो आउट ऑफ द कंट्री, सो देन यू हैव टू बी अप्लाई रेजिडेंट कार्ड। अच्छा, वेरी सरप्राइज। आपको उन्होंने इधर इधर का वैसे परमिशन दे दी है, सारा कुछ एज ए डिपेंडेंट उनके वो कंसिडर कर लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया, तो लेकिन सिर्फ आपको कार्ड नहीं दिया। हेलो हेलो। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने एज ए फैमिली मेंबर दे दिया मुझे ना यहाँ पे। नहीं, वो तो ठीक है आपको फैमिली में, लेकिन आप पे ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शन क्यों रखी? हाँ, ट्रैवल नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि दोबारा वो मैंने अभी तक भेजा नहीं ना, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? सेम केस भेजना चाहिए, नई एप्लीकेशन देनी चाहिए? नहीं, आपका अगर वो 1.5 साल से आपकी वाइफ अगर काम कर रही है, ट्रीटी राइट प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आपको 5 ईयर वीज़ा के लिए उनका एज ए डिपेंडेंट आपको अप्लाई करना चाहिए था। उनको कहें कि मुझ पे ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मुझे यू शुड कंसिडर मी एज ए प्रॉपर डिपेंडेंट ऑफ ए यूरोपियन नेशनल हु इज़ एक्सरसाइजिंग द ट्रीटी राइट इन द यूके। जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। भाई, आपसे 2 सवाल पूछने हैं। हम ब्लैकबर्न से बात कर रहे हैं। जी जी पहला सवाल तो ये है कि मेरे हस्बैंड के पास इटालियन नेशनलिटी है जी और हमारे एक बेटे के पास 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है, उसको पापा के बिहाफ पे मिला है।
जी। और उसके पास, बेटे के पास अभी 5 साल का कार्ड है, पासपोर्ट उसके पास नहीं है, और वो काम भी कर रहा है, वो शादीशुदा है, 23-24 साल का है। तो पूछना ये है कि वो तो अपनी वाइफ को पाकिस्तान से नहीं बुला सकता, लेकिन उसके पापा क्या ब्रेक्जिट के बाद बुला सकते हैं पाकिस्तान से उसकी वाइफ को? नहीं, सर आपके हस्बैंड जो है ना यूरोपियन नेशनल है? जी, इटालियन नेशनलिटी इटालियन है, नेशनल, यूरोपी। हाँ। तो आपके बेटे ने शादी की है पाकिस्तान? जी, हाँ, तो उसके पापा बुला सकते हैं उनको। ये नहीं पूछना था, ब्रेक्जिट के बाद बुला सकते हैं? नहीं, ब्रेक्सिट से पहले अभी तो वो अभी तक तो वही है कि ब्रेक्सिट से पहले ही बुला सकते हैं, बाद में थोड़ी सी जो है पोजीशन थोड़ी सी डाउटफुल हो जाएगी। हेलो हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। ओके जी। तो नाजरीन, अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। बैक नाजरीन, प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ मैं हूं चौधरी अंसर, जो कि हर फ्राइडे को आपके साथ ये प्रोग्राम लेके आता हूं। तो जैसे कि मेरी बात हो रही थी आप ब्रेक से पहले कि जो ब्रेक्सिट के वाले से अभी अनसर्टेनिटी ये है कि शायद ये इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। जब डेट एक्सटेंड होगी तो फिर इसको अनाउंस किया जाएगा कि मे बी 2 मंथ्स के लिए होती है या 3 मंथ्स के लिए होती है। बट एट द मोमेंट इट इज़ 29 मार्च 2019। सो उस वाले से जो लोग भी अपने, जिनको भी अपने डिपेंडेंट्स को या अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को बाद से बुलाना चाहते हैं, जो कि इस चीज़ पे क्वालिफाई करते हैं और एलिजिबल हैं, तो वो उससे पहले पहले ये एप्लीकेशंस दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये जो फैसिलिटी है ये आपको शायद ना मिल सके। तो जी नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। I'm on the studio. हेलो। Hello. Yeah. Can I ask you a question, please? यस। Yeah. I did a human rights application on 7 years basis. My son is 7 years. या Then after that, they send the biometric. यस। We did it. After that, they send another letter about our relationship with my husband and show that my husband is living with my kids. ओके। Yeah, then we submitted all evidence and letter from school, everything. After that, they sent another letter that who wants to be lead applicant, because 5 of us, my husband, me, and my 3 kids. ओके। Then, yeah, then they want to know who gonna be lead applicant, and they took another biometric for my son, who is 7 years. So after that, they didn't send any letter and nothing. It's about nearly 2 weeks. So what will happen next? I mean, So they have taken the biometric of both your husband and your son, yeah? yeah. Uh, I mean, twice. They took, biometric twice for my son. Okay, because sometimes what happened with the child's biometric, sometimes because due to the changing of their hand lane, sometimes they cannot detect properly, so they may have taken twice. So if it is only 2 weeks ago, you should wait. They may send you the decision with the next couple of weeks. And I mean, it will be a positive result. Or do you think like that? No. You can't make your mind that they have taken the biometric and the decision will be positive or negative. So it will depend to the application, everything you have provided them, the information, you are your lawyer. So they will look at the application, all the circumstances, everything, documentary evidence you provided along with your husband application. So they will look everything. Then after that, looking all the evidence and the circumstances, then they will make their decision. I mean, So why they want to know that who won't be lead applicant? I mean, for us. the lead applicant, obviously you are the sponsor, your husband is the applicant, and obviously you have the dependent child. So they just want to make sure who is has the main responsibility to look after the child.
Okay. So it's depend what your solicitor, or if you have done your own this application, whatever you mentioned to them, then it depend to their satisfaction whether they are satisfied or not. Okay. Okay. Next caller. Hello. हेलो जी 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 जी, आपने कॉल की थी, बात करें जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी जी, बात करें आप। जी जी मैं अली बोल रहा हूँ। मैं अब आया हूँ पाकिस्तान से। जी जी। हेलो हेलो आप बात करें जी। जी, तो मुझे 1 साल हुआ है अभी इधर आए हुए। अच्छा, आप किस तो कैटेगरी में आए हैं यहाँ पे? जी मैं आया हूँ ये वेडिंग वीजे पे। अच्छा, स्पाउस वीजे पे आए हैं आप? जी स्पाउस वीजे पे। जी जी तो मैं जी बात करें, आप बताएं जी। आप स्पाउस वीजे पे आए हैं, अब आगे बात करें जी। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले काम कर रहा था ये किसी फैक्ट्री वगैरह में। जी जी। तो अभी मैंने स्टार्ट किया अपना सेल्फ एम्प्लॉय मैं करना चाहता हूँ। तो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए अगर मैं जब ये रीन्यू करवाऊंगा तो सेल्फ एम्प्लॉय का कितनी देर का मिनिमम टाइम वो मांगते हैं? 1 साल का या 6 महीने का? किसके लिए? ये जो अभी मैंने एक्सटेंड करवाना है। अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं जी। हाँ, तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो तो ड्यू होगी ना 2.5 साल बाद, यानी 1 साल आपको हो गया, फर्दर 1.5 साल अभी आपको और वेट करना है। तो कंप्लीट जो पीरियड है आपके आने के बाद 2.5 साल के बाद आपकी एक्सटेंशन है, तो उस वक्त तक तो आप ज़रा मोर देन यू विल बी मोर देन 1 ईयर सेल्फ एम्प्लॉयड। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। Hello, how are you? Yeah, fine, thank you. Yourself? Good. Okay. Can I ask you something in solicitor, please? Yes, yeah, go ahead. Hello, sir. Good, sir. Actually, sir, मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। जैसे मेरे पास लड़की है इधर 3 साल की। जी जी। हाँ जी, तो मेरे जैसे अभी मेरा 1 साल हुए जैसे EU फैमिली मेंबर का 5 ईयर का वीजा आया है जी। और मेरी जो मेरी वाइफ है वो मेरे से को छोड़ के चली गई, अलग रहने लग गई। और अभी मेरी बेटी है उसके बेस पे मैंने जैसे वो उसमें डाला हुआ केस। तो आपको क्या लगता है मेरा क्या बनेगा? अच्छा, आपकी बेटी है? हाँ जी सर, मेरी 4 साल की बेटी है EU फैमिली मेंबर के साथ, जैसे हंगरी की है मेरी वाइफ। अच्छा, नहीं तो अभी आप वाइफ के साथ ही रह रहे हैं? नहीं, अभी मैं नियरली 6-7 मंथ से अलग रह रहा हूँ उससे। 6 मंथ से? तो आपकी शादी को कितनी देर होगी है? शादी को मेरी को नियरली 2 ईयर हो गई। अच्छा। हाँ जी सर, मोर देन 2 ईयर। 2 ईयर्स। तो अभी बच्ची आपके साथ है, आपकी वाइफ के साथ है? बच्ची जैसे कोर्ट ने 2 दिन तो मेरे को दिया सैटरडे संडे, और वैसे उसके साथ रहती है। तो आपने कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है आपके पास? हाँ, अभी हुआ नहीं है सर। अभी जैसे कोर्ट में केस चला हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा। वो अभी मेरा होम ऑफिस का स्टेटस चेक कर रही है। ओके, जब आपको कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिल जाए, हाँ जी सर जी, तो उस बेस पे आप होम ऑफिस में सेटलमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बच्ची इधर की है तो आपको बच्ची से अलग नहीं कर सकते बाय लॉ। ठीक है? अच्छा। तो आप इसमें परसेंटेज हाँ मेरे जैसे जी आपको मिल जाए, आपको मिल जाएगा। आप जब वो हो तो आप अगर लोकल लंदन में ही हैं, लंदन में होते हैं आप? ओके जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी नेक्स्ट कॉलर। जी थैंक यू। जी हेलो जी बात करें आप। चौधरी साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी फर्स्ट क्लास। चौधरी साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ JR ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ JR ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ JR ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਂ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ, ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸੋਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕਿ ਸੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ JR ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਛੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हेलो, ठीक, ओके। तो आप ऐसा करें कि अपने वकील साहब को कहें कि हाई कोर्ट को भी एक लेटर रिक्वेस्ट करके भेजें कि आपको ये ऑर्डर थे, होम ऑफिस इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो जब कोर्ट की तरफ से जाएगा तो वो फॉलो करेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब इस कंट्री में आई तो मेरी मतलब पहले हस्बैंड में से एक बच्चा था, तो फिर मुझे डाइवोर्स हो गई, फिर मैंने दूसरी शादी की बंदे साथ की, वो स्टूडेंट थे। तो फिर उसके बाद उनका भी जो है ना, जब मैंने केस किया अप्लाई तो उस वक्त वो 1 महीना पहले ओवर स्टे हो गए थे। तो फिर हम लोग ने मतलब जब भी केस अप्लाई करते थे हर 6 मंथ के बाद 8 मंथ के बाद रिफ्यूज करके भेज देते, तो एक की बुनियाद पे वो रिफ्यूज करते थे। फिर हम लोग कोर्ट भी गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये कि फिर भी वो उन्होंने कोई हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि हमने फिर मेरा बेबी होने वाला हो गया, तो फिर हमने केस डाल दिया, लेकिन ये कि फिर बेबी की डेथ हो गई। तो वो दिन मतलब दोबारा 14 मंथ हो गए, हमारा केस अभी तक गया हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं होपफुल हूँ और इंशाल्लाह इस मार्च में फिर मतलब डिलीवरी है। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस केस का कोई जवाब नहीं आया, 14 मंथ भी गुजर गए हैं। तो आपने आपके जो वकील साहब हैं उन्होंने कुछ होम ऑफिस को रिमाइंडर वगैरह भेजा है? हाँ जी, उसने उन्होंने हमारे जो ना वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स वगैरह जी सब जी कुछ मतलब भेजा उनको। हाँ, नहीं सिर्फ वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट ना भेजे, उनको एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखे होम ऑफिस को कि इतनी देर से होगी, 14 मंथ केस पेंडिंग है, आप हमें इसका अपडेट करें, उसको एक्सपीडाइट करें, इसका फैसला हमें भेजें। और अगर वो इस तरह के 2-3 स्ट्रॉन्ग लेटर लिखते हैं तो होम ऑफिस डेफिनेटली आपके केस का उनको रिजल्ट भेजेगा। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। जी जी, आजकल जो पॉलिसी अभी चेंज हुई है ILR में, ये पहले तो डॉक्यूमेंट्स इनके पास रहते थे, अब चूंकि अभी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया तो अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब आपके पास रहते हैं। अगर आपका वीज़ा वैलिड होता है और डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो ILR के प्रोसेस के दरमियान आया आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसा सवाल मैंने 3-4 सोलिसिटर्स से पूछा है, डॉक्यूमेंट बड़ा मिक्स रिएक्शन है, मतलब नोबडी इज श्योर के पॉलिसी। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, कोई मिक्स नहीं है इसका।
ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ, उसके साथ आपने फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने होम ऑफिस को पोस्ट करने होते हैं विद इन 14 वर्किंग डेज़ के अंदर। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट होम ऑफिस को भेजने हैं। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट आपके जाते हैं वो स्कैन करके फिर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस भेज देते हैं। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि जब आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है ILR के लिए या किसी भी कैटेगरी, तो आप कोई ट्रैवल ना करें उस दौरान। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो। जी 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 मैं कानूनी मशवरे के साथ जी मैं बोल रहा हूँ, आप बात करें जी, बात करें जी। हेलो। जी 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 मेरा क्वेश्चन जी 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 मेरा क्वेश्चन है जी कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी, पासपोर्ट में मिल गया हुआ है जी तो मेरी जो वाइफ है वो आई थी 2016 के अंदर Tier 2 डिपेंडेंट बनकर ना, पहले मैं Tier 2 पे था, फिर ILR हुआ और पासपोर्ट हुआ। ठीक। तो वो आई थी तकरीबन अगस्त के अंदर वीज़ा लगा था, लेकिन वो ऑब्वियसली 1 महीने बाद उन्होंने ट्रैवल किया था, तो वो सितंबर टाइम में आई थी। तो अब जो उसके बाद एक्सटेंशन भी हो गई इस वीज़े की, तो अब जब इनका ILR अप्लाई करना मैंने अपनी वाइफ का, तो वो उसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या वो 5 years बेसिस पे होता है, तो जो इन्होंने एक्सटेंशन करके दिया है उसमें और उनके 5 year पीरियड पूरा होने में जब वो यहाँ पे आई हैं, जब वो यहाँ पे आई हैं तो वो जो सर्टेन पीरियड टाइम होता है उसके अंदर अंदर आई हैं यहाँ पे वीज़ा लगने के बाद। हाँ जी उसी के अंदर आई थी। उसके बाद उनकी 1-2.5 साल वाली एक्सटेंशन हो चुकी है, दोबारा हो चुकी है। हाँ, तो अब उनको 5 साल जो है ना वो क्वालिफाई करना है पीरियड। 5 साल करना पड़ेगा, वो 3 years वाली बेस पे नहीं जाएंगे। नहीं 3 years तो ओल्ड रूल के तहत था ना, न्यू रूल जो है 5 years है। ओके जी, तो नाज़रीन इसमें जब मोस्टली कॉलर, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं जिनके सब के मैं जवाब डिटेल में सारे नहीं दे सकता, तो मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आप नोट कर सकते हैं। जिनको मैं सही, जिनके सवालों के जवाब नहीं दे सका या जिनकी मैं कॉल्स नहीं ले सका, तो वो अपनी इंक्वायरी है जो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं उसके पे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड द ईमेल, और उनका मैं उस पर ईमेल पे जवाब भी इंशाल्लाह दूंगा। तो मेरा स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें और उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो नाजरीन चलते हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं चौधरी अंसर, प्रोग्राम कानूनी मशवरे में आपके साथ। जैसे कि मैं आपकी कॉल्स नॉर्मल लेता हूं और जो भी आपके क्वेश्चन या इंक्वायरी होती है उनको मैं कोशिश करता हूं कि मैं सम अप कर सकूं, आपको डिटेल में जवाब दे सकता हूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से कुछ नाजरीन के मैं सवालों का जवाब डिटेल में नहीं दे सकता। तो फिर मैं जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया कि मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे होता है, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, और उसमें मेरी कोशिश होती है कि आपकी जो भी इंक्वायरी उसको मैं बाय ईमेल आपको रिस्पॉन्ड करूं। तो अभी जैसे कि नाजरीन जी, हेलो जी, कौन सा आप कहाँ से जी? हेलो सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था मैंने, जो मेरी 4 साल की बेटी है, जस्ट एक क्वेश्चन और पूछना था सर मैंने जी। सर जो वो कैश वाले हैं ना, उनके पास मेरा केस गया, वो जो चाइल्ड केयर वाले होते हैं जी, तो अभी वो मेरा इमिग्रेशन का स्टेटस चेक कर रहे हैं। जैसे अभी तो मेरा, जैसे मैं स्पाउस हूँ जैसे EU फैमिली का, जैसे तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे को? नहीं जब नहीं आ सकती, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप इस मुल्क में अभी आपने क्लेम किया है कि वो आपकी बेटी है और आपका बेटी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, तो वो आपका एक ऑटोमेटिक राइट है टू लिव एंड स्टे इन द UK। ठीक है। और सर जो ये ब्रेक्जिट है, इसका तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं नईम बात कर रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। सर मैं एक एडवाइस लेनी थी कि मैं रिसेंटली 2 महीने पहले पोलैंड से UK शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी पोलिश वाइफ है, तो उन्हें काम स्टार्ट किए 1 महीना हुआ है। तो अभी हमने मार्च में केस अप्लाई करना है, क्या एक सैलरी स्लिप लगा के केस अप्लाई कर सकते हैं? और दूसरा, क्या पोलैंड की पिक्चर्स और वहाँ के एविडेंस लगाने हैं साथ? जी ज़ाहिर है, आपका जो रिलेशनशिप है वो तो आपने इस्टेब्लिश करना है, बताना है उनको कि आपकी जो मैरिज है, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी आपके इकट्ठे रहने की
अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं वो उधर इकट्ठे रहने के, आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास कोई हैं वो, और वो लगा के एक पे स्लिप लगा के और एम्प्लॉयर से एक लेटर ले लें, और साथ अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो साथ लगा के तो आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। सर उसमें उनकी सैलरी जो है वो 1000 है, 1000 सैलरी एनफ है? क्योंकि मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए ट्रीटी राइट का जो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसका मतलब ये है कि उनका काम करना ज़रूरी है, उसमें कोई जो लिमिट इनकम की वो सैलरी की लिमिट नहीं है, उनका काम करते होना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो। यस। अस्सलाम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई जी मुझे आपसे सवाल पूछना था। मेरा बेटा 7 इयर्स का हुआ है जी। मुझे 7 इयर्स के रूट पे अपना केस लगाना था जी। तो एक बार सिर्फ हमारे मसला हुआ था जब हम शेयरिंग में घर पे रहते थे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो उनको एक बार तो किसी के चक्कर में आ गई थी इमिग्रेशन। तब हमें बोला था कि क्योंकि मैं हेवीली प्रेग्नेंट थी सेकंड बेबी के साथ, तो हमें कुछ बोला नहीं था, लेकिन इनको साइनों पे लगा दिया था, मुझे कोई कुछ नहीं बोला था। ये सिर्फ एक बार गए थे, उसके बाद नहीं गए। किधर नहीं गए? उसका कोई मसला तो नहीं होगा? दोबारा किधर नहीं गए जी? साइन करने के लिए, साइनों पे लगा दिया था ना। तो क्यों नहीं गए? तो एक बार गए थे, तो एक बार के बाद फिर उन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया था, उसके बाद ये गए नहीं दोबारा। तो जैसे डर था कि वो उधर बैठा के डिपोर्ट ना कर दे। नहीं ऐसा तो नहीं होता। साइनों पे जो है वो उनका एक जो रिपोर्टिंग के लिए आपको कहते हैं वो प्रॉब्लम होती है ना बाद में नॉन कंप्लायंस पे, कि आपको होम ऑफिस कहता है कि हमने आपको कहा है कि आपने आना 6 मंथ में, मतलब तो आप काफ़ी इनको गुड टाइम उन्होंने दिया कि 6 मंथ बाद आप बस आ जाए। 6 मंथ के बाद एक बार जब 6 मंथ का दिया था उसके बाद एक बार गए। एक्चुअली मैं भी, क्योंकि हमारी कंडीशन भी थोड़ी ऐसे थी। फिर दूसरी बात फिर उसी महीने में ही काम से जॉब से पकड़े गए थे। तो जॉब के जैसे ये टैक्स पे करके कर रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था क्योंकि ये टैक्स जा रहा था कि जॉब कर सकते हैं कि नहीं। फिर उन्होंने बोला था कि इस बार अगर आपको, हमने फिर बताया था कि हमें पता नहीं था लेकिन हम टैक्स पे कर रहे थे। तो उन्होंने वो कंपनी वालों को भी फाइन किया था। तो इनको भी बोला था कि आप जॉब नहीं कर सकते आगे से, आप जॉब नहीं करना। देखिए मैं आपको कोई ब्रीच ऑफ रूल्स की यहाँ पे मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे सकता। ये दोनों ही उन्होंने काम गलत किए हैं। अगर उन्होंने रिपोर्टिंग पे लगाया था तो इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये रिपोर्टिंग पे जाते, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने इनको एम्प्लॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो इनको जॉब नहीं करनी चाहिए थी। ज़्यादा मैं आपको नहीं उसके बाद नहीं की। जब पकड़ा था तो उसके बाद तो बिल्कुल जॉब नहीं की है। लेकिन उस समय जब पहली बार हुआ था तब करते करते पकड़ा था, तो उसके बाद इन्होंने जॉब नहीं की है। हाँ नहीं, लेकिन अगर वो रिले हो गए थे, अगर ये हमारी कंडीशन ऐसी थी। हाँ नहीं, अगर ये गए नहीं तो या फिर उनको फ़ोन करके बता सकते थे रीज़न के, किस रीज़न से मैं नहीं आ रहा, कोई मेरी मेडिकल प्रॉब्लम है या क्या रीज़न है जिस वजह से बंदा मिस कर देता कई दफ़ा रिपोर्टिंग। लेकिन उनको सिर्फ बता देना चाहिए या फ़ोन करके या उनको लेटर लिख के या कोई फैक्स करके कि मेरा ये रीज़न था, इस वजह से मैं नहीं आ सका, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, ताकि फिर उनको पता चल जाता है। अदरवाइज़ वो डाउटफुल हो जाते हैं कि बंदा स्कैंडर ना हो, ये मतलब वो, क्योंकि आपका केस तो पेंडिंग आपके पास, इन्होंने हर हाल में आप इधर हैं, आपके बच्चे इधर हैं, उन्होंने आपके साथ रहना है। तो फिर इसलिए या तो कि वो अगर रिपोर्टिंग पे नहीं जाते तो लेफ़्ट राइट हो के अब वो तो कर नहीं सकते, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए थे। जी नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे पूछना था कि मेरे हस्बैंड का यहाँ पे यूके में आते हुए तकरीबन 16 मंथ हो गए हैं, और मैं अभी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, और मैंने ये दिखाया हुआ कि ऑब्वियसली मेरे डैड जो है उन्होंने हमें अकोमोडेट किया हुआ है। अभी मैं अपने नाम पर कैंसर का अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है, और तो अभी फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्योंकि एक्सटेंशन के लिए जब करूँगी तकरीबन 1.5 साल बाद, तो मसला पड़ेगा कि नहीं? नहीं, लेकिन अभी आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं या आप काम कर रही हैं? जी मैं तो अभी कर रही हूँ, जो ऑब्वियसली सोन मैटरनिटी भी जाऊँगी, लेकिन वो काम कर रहा है वो। जी अच्छा, नहीं तो कौंसल में घर लेने के दो चीज़ें। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली कौंसल बेनिफिट पे जा रही हैं, वो कल को वीज़े को अफेक्ट करेगा।
ठीक है। अच्छा, वो अफेक्ट कर जाते हो कि मैंने कई बंदों से पूछा, कोई मुझे ये कहते हैं कि नहीं तुम अपने नाम से अप्लाई कर सकती हो, वो उसके नाम से नहीं करना या उसे ज्वाइन नहीं करना। हाँ नहीं, लेकिन वो भी है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि ये अभी आप क्योंकि फुल टाइम पब्लिक फंड ले रही हैं, तो वो उनको ये होता है कि ये अगर अभी अकोमोडेट नहीं कर सके तो कल को ये सेटल होके ये भी फुल पब्लिक फंड पे ना चले जाए। जो आइडियल इसमें है, जो बेस्ट एडवाइस वो ये है कि आपको कोशिश करना चाहिए, हाँ उनको आप इनकम शो मतलब उनको ये बताएं कि हमारी ये इनकम है, उसमें आपको वो जितनी हेल्प कर सके वो करें, ठीक है। वो जो नॉर्मल वो करते हैं, उस पे आपके इस वाले से थोड़े से आपके लिए उनकी वीज़े के लिए लेस इफेक्ट होगा। अगर आप फुली पब्लिक फंड उस पे जाते हैं बेनिफिट में, तो फिर थोड़ा सा उसमें इफेक्ट हो सकता है वीज़ा। जी नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पता करना था कि मैंने अपने बेटे की ना निकाह किया पाकिस्तान में लास्ट मंथ जी, तो अभी अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, प्लीज जरा बताएंगे आप। आपने अपने बेटे की शादी की है पाकिस्तान में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपका बेटा काम करता है इधर? जी सिक्योरिटी की जॉब करता है। तो उसकी इनकम कितनी फुल है? टाइम। उसकी इनकम कितनी है और कितनी देर से काम कर रहा है? उसकी इनकम तकरीबन 29,000 बन जाती है ना साल की। ओके, तो और कितने अरसे से काम कर रहे हैं? काम तो ये अभी उसने 1 महीना हुआ शुरू किया अभी। हाँ नहीं, अभी तो उनको कम पहले मतलब टेम्परेरी करता था, परमानेंट 1 महीने से हुई जॉब। नहीं, टेम्परेरी कितनी देर से कर रहे हैं? टेम्परेरी तो तकरीबन हो गए 4-5 महीने हो गए। हाँ नहीं, जब उसके कंप्लीट 6 मंथ हो जाएंगे और इसी सैलरी के साथ उसकी सैलरी जो साल की 18,600 से कम नहीं होनी चाहिए। जी, तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की पे स्लिप, एम्प्लॉयर से लेटर, ये सारी चीज़ें लेके बेहतर है कि आप किसी लॉयर को मिल के तो उनसे कहें कि ये हमने करना है, तो वो फिर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सारी देंगे और उस पे फिर आप उस पे जो वो आपको एडवाइस करें उसके मुताबिक वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके मैरिज सर्टिफिकेट, वेडिंग जो पिक्चर वगैरह सारा कुछ, तो एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो जी जी जी, सवाल करूं मैं? जी करें, बोले आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे क्वेश्चन करना था कि मेरे एक कज़न है, वो उन्होंने यूरोप में बिजनेस प्लानिंग शुरू की थी जी, उन्होंने वहाँ का रेजिडेंट कार्ड बनवाया था और वहाँ बिजनेस प्लानिंग के दौरान उनके पेरेंट्स वहाँ आ गए थे, उनके भी वहाँ पर रेजिडेंट कार्ड बन गए थे अपने बेटे की बेस पर, यानी कि वो उनका जो बेटा है वो ब्रिटिश नेशनल है। तो अब ऐसी सूरत में उनके पेरेंट्स यूके में कैसे आ सकते हैं? क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि उनकी और उनके बेटे की और उनके पेरेंट्स की वहाँ पर कोई ड्यूरेशन ऑफ स्टे जरूरी है? नहीं, लेकिन बेटा एक सेकंड जी, बेटा उनका उधर यूरोप में ही है या यूके में है? नहीं, वो आता जाता रहता है। नहीं, लेकिन आने नहीं, फिर वो उधर ही रहेगा क्योंकि उसने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हैं, वो डिपेंडेंट उधर अगर वो रह रहा है तो वो उधर ही उसके पेरेंट्स होंगे। अब अगर इधर उसने आके दोबारा पेरेंट्स को अपने एज ए डिपेंडेंट बुलाना है एज ए ब्रिटिश नेशनल, तो फिर उसको वहाँ से वो सारा अपने साथ उनका वीज़ा लेके उस कैटेगरी पे एज ए फुल डिपेंडेंट एज ए यूके में भी उनको आके यहाँ से वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ेगा। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो सर। जी सर मेरा सवाल है जी, अगर उधर बेबी है हमारे पास 6 मंथ का, उसको इंडिया छोड़ना हो तो कोई इधर से भी कोई लिखवाना पड़ेगा कुछ सिस्टम में या कुछ करना पड़ेगा जी? किधर छोड़ना है बेबी को आपने? इंडिया छोड़ना है, बेबी ब्रिटिश है। तो बेबी अभी किधर है? अभी इधर ही इंग्लैंड में ही है जी। तो आप उधर छोड़ के आना चाहते हैं? हाँ, तो थोड़ा 6 मंथ के लिए उसको बाहर छोड़ना चाहते हैं इंडिया में। किसके पास? मेरे पेरेंट्स के पास। हाँ, तो कोई इधर से आपको किसी को कोई चीज़ नहीं लिखवाने की जरूरत है आपको। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी सॉरी सर, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी पहले जी। मैंने पूछना था आपसे, मैंने 7 इयर्स का केस लगाना है जी।
मेरा बेटा 7 इयर्स का हुआ, तो उसका मुझे प्रोसीजर बता देंगे जरा, कौन से जी वो आपको 7 ईयर का आपके पास उसके सारे 7 इयर्स के जो है वो होने चाहिए, आपके साथ सारे प्रूफ होने चाहिए, उसके स्कूल के लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट और सारा, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लोगों के पास होनी चाहिए, पासपोर्ट अगर है तो वो भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर आप वकील साहब को मिल के तो वो एप्लीकेशन डाल सकती हैं 7 साल। अगर हमने पहले इनका पासपोर्ट बनाया हो, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले बना लिया हो हमने, तो उसका कोई मसला तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर शफकत बोलो सर, एक क्वेश्चन था, पूछना था कि मैं 2007 में यहाँ पे आया था, उसके बाद मैंने स्टूडेंट था, उसके बाद PSW पे चला गया और उसके बाद कुछ थोड़े से अर्से के बाद लीगल प्रोसेस जो था एप्लीकेशन पे आई मीन अपील पेंडिंग थी, फिर मैंने 10 इयर्स कंप्लीट किए और मैंने आपको सॉरी रोक रहा हूँ नाज़रीन, मैं आपको जैसे मैं पहले बता रहा था कि मेरा जो है ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे है, जिन लोगों की मैं कॉल नहीं ले सका, जिनको डिटेल में मैं जवाब नहीं दे सका, जिनके वो मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आप नोट कर लें और मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी इंक्वायरी का जवाब दूंगा। जी 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 रूट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी जी मैंने वो सॉरी आपकी बात काट दी, जरा दोबारा मुझे थोड़ा सा बताना। हाँ जी सर जी, मैं 2007 में यहाँ पे आया था इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट। जी जी। उसके बाद मैंने अपना कंप्लीट 10 इयर्स कंप्लीट किए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद PSW प्लस लीगल प्रोसेस जो था उनका अपील पेंडिंग थी, उसके बाद मैंने ILR ले लिया। मेरी एक बेटी यहाँ पे पैदा हुई थी और एक पाकिस्तान में पैदा हुई थी। जी। तो जो यहाँ पे बेटी पैदा हुई उसको तो पासपोर्ट मिल गया है बिकॉज शी वाज बोर्न हियर, और मेरी दूसरी बेटी और मिसेज जो पाकिस्तान से आए थे वो आए 2011 में यहाँ पे आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आया मेरी बेटी जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी और मेरी बीवी, उनको भी 10 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे या मेरे ILR मिलने के बाद वो 5 ईयर रूल्स पे ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, वो कब आए थे? 2011 में। उस वक्त आपका स्टेटस क्या था? उस वक्त मैं स्टूडेंट ही था। हाँ नहीं, फिर अभी आपको उनको वो टाइम अभी उनके पास कौन सा वीज़ा, आपका डिपेंडेंट वीज़ा है उनके पास? हाँ जी, अभी मेरा उनका प्राइवेट फैमिली वीजा जो है वो है। कितने, 5 साल का है? 2.5 इयर्स का। अच्छा 2.5 इयर्स का, ये पहला 2.5 इयर्स का मिला या इससे पहले भी था 2.5 इयर्स? नहीं, ये पहला ही 2.5 ईयर का मिला। उससे पहले हम PSW पे थे, वो मेरे साथ PSW पे थे। फिर उसके बाद अगर उसके बाद ये 2.5 इयर्स उनको कंप्लीट होंगे 2021 यानी कि 2021 में होंगे। 21 में होंगे, हाँ। तो उस वक्त ये लीगली लिविंग इन द UK भी ILR अप्लाई कर सकती हैं दोनों। ओके जी। तो नाजरीन, आज जो प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि जिन नाजरीन के मैं कॉलें नहीं ले सका, मेरा ईमेल एड्रेस जो आपकी स्क्रीन पे है, आप उस पर वो मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें और मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल में आपको जो भी आपके इंक्वायरी या क्वेश्चन जो रह गए, मैं इंशाल्लाह आपको ईमेल पे उनका मैं जवाब दूंगा। तो मैं माज़रत चाहता हूँ जिन लोगों के मैं सवालों या इंक्वायरियों या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिनका मैं जवाब नहीं दे सका या शॉर्ट दिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कॉलें बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वाले से सबका जो है जवाब देना या कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मुझे ईमेल कर लें, ईमेल में मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, या जिन लोगों के जवाब नहीं दे सका इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उनका वो जवाब दे दूँगा। तो आज प्रोग्राम जो बिल्कुल हम इसको क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो चौधरी अंसर को प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ आज इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को। खुदा हाफिज़।